बच्चों, आपको तो ज्ञात ही है कि शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। उन्हीं में से एक जैविक क्रिया है श्वसन। तो आइए हम शुरू करते हैं श्वसन। श्वसन और गैसों के विनिमय का जो अध्याय है उसके लिए जो मुख्य बिंदु हैं, आज हम इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये हैं श्वसन, श्वसन के अंग, मानव श्वसन तंत्र, श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन संबंधी आयतन व क्षमताएं, गैसों का विनिमय और गैसों का परिवहन। आइए सबसे पहले बात करते हैं श्वसन की। श्वसन वह क्रिया है जिसमें वातावरण की ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु भोजन के ऑक्सीकरण में किया जाता है तथा इस क्रिया में उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अर्थात श्वसन क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी क्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। इस ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न जैविक क्रियाओं के संपादन में करते हैं। श्वसन क्रिया को संचालित करने के लिए शरीर में कुछ अंग पाए जाते हैं। इन विशिष्ट अंगों को श्वसन अंग कहते हैं। भिन्न भिन्न जंतुओं में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे स्पंज, सीलेंट्रेट, चपटे कृमि। इनमें श्वसन शरीर की सतह से होता है। कीटों में ट्रेकिया के द्वारा होता है। आर्थ्रोपोड, मोलस्क और मछलियों में क्लोम या गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारियों में फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। इसके अलावा अरैक्निड्स जैसे कि बिच्छू, इनमें बुकलंगों के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। आइए बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र की। मानव श्वसन तंत्र कई भागों से मिलकर बना हुआ होता है। ये भाग हैं नासाद्वार, नासापथ, ग्रसनी, कंठ, ट्रेकिया, श्वसनी जिसे हम ब्रोंकस भी कहते हैं, श्वसनिया जिसे हम ब्रैंक्यूल्स कहते हैं, तथा कुपिकाएं। ये वायु कुपिकाएं होती हैं। आइए मानव श्वसन तंत्र को इस चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नासा छिद्र हैं जो कि एक जोड़ी होते हैं। इन नासा छिद्रों के पीछे एक गुहा के समान संरचना पाई जाती है जिसको हम नेजल कैविटी या नासा गुहा कहते हैं। ये पीछे की तरफ ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी 3 भागों से बनी हुई होती है। जो नासा गुहा से संबंधित होती है उसे नासक ग्रसनी कहते हैं। जो मुख से संबंधित होती है मुख गुहा से, उसको हम मुख ग्रसनी कहते हैं। और जो कंठ से संबंधित होती है उस ग्रसनी को हम कंठ ग्रसनी कहते हैं। इसके बाद लैरिंक्स भाग आता है। लैरिंक्स के बाद आती है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है यह लचीली दीवारों वाली नलिकाकार संरचना है। इसके भीतर सी के आकार के अर्धचंद्राकार कार्टिलेज के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं जो कि इस नलिका को साधे हुए होते हैं और इसको पिचकने से बचाते हैं। ट्रेकिया की दीवार में ही सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है जो कि हानिकारक जो कण हैं जो श्वसन के साथ वायु के साथ नलिका में प्रवेश कर जाते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। ट्रेकिया आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है जिसको हम कहते हैं श्वसनी। एक श्वसनी दाएं लंग्स में और दूसरी बाएं लंग्स में पहुंच जाती है। इनको हम ब्रोंकियाई भी कहते हैं। यह लंग्स के भीतर अन्य पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं जिन्हें हम ब्रैंक्यूल्स भी कहते हैं, श्वसनिका या ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। ये श्वसनिका और ब्रैंक्यूल्स जो हैं आगे चलकर कुपिकाओं में खुलते हैं। इन कुपिकाओं की जो संरचना होती है वो खोखले बलून की तरह होती है और इनके चारों तरफ रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। यहाँ पर आप एक अन्य संरचना देख रहे हैं जिसका नाम है
डायफ्राम, जिसको हम तनुपट भी कहते हैं। ये डायफ्राम जो है हमारे धड़ भाग को दो भागों में विभक्त करता है। ऊपरी भाग जो होता है वो वक्ष भाग कहलाता है और ये भाग जो है वो वक्ष भाग कहलाता है और निचला वाला भाग उदर भाग कहलाता है। वक्ष भाग में फेफड़े उपस्थित होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं श्वसन की क्रियाविधि की। श्वसन की क्रियाविधि दो पदों में पूर्ण होती है। पहला पद है गैसीय विनिमय और दूसरा पद है कोशिकीय श्वसन। गैसीय विनिमय की प्रक्रिया भी दो पदों में पूर्ण होती है। पहला है अंतः श्वसन और दूसरा है निःश्वसन। इसी तरह से कोशिकीय श्वसन की जो क्रिया होती है यह भी दो पदों में पूर्ण होती है। कोशिकीय श्वसन की क्रिया जो है वो कोशिका के भीतर संपन्न होती है। यहाँ पर हम गैसीय विनिमय के बारे में ही चर्चा करेंगे। आइए अब हम गैसीय विनिमय को समझते हैं। गैसीय विनिमय की जो प्रथम पद है वह है अंतःश्वसन, जिसको हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं। डायफ्राम और इंटरकॉस्टल पेशी संकुचन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे फुफ्फुस या फेफड़े के आयतन में भी वृद्धि हो जाती है और फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। आइए अब हम इसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। डायफ्राम है, इस डायफ्राम से संबंधित जो इंटरकॉस्टल मसल है वह संकुचित होती है, जिससे कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़ों का आयतन बढ़ता है और वायु जो है वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। यह क्रिया है इंस्पिरेशन। आइए अब हम गैसीय विनिमय के द्वितीय पद निःश्वसन के बारे में बात करते हैं। डायफ्राम इंटरकॉस्टल पेशी का शिथिलन होता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है, जिससे फुफ्फुस या फेफड़े का आयतन भी घट जाता है तथा फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। यह क्रिया निःश्वसन कहलाती है। इस क्रिया को हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप डायफ्राम देख रहे हैं। यहाँ पर पेशियां शिथिल हुई। इंटरकॉस्टल मसल के शिथिल होने से वक्ष गुहा का आयतन कम हो गया। वक्ष गुहा का आयतन कम होने से फेफड़ों का आयतन भी कम हो जाता है और जो फेफड़ों के अंदर वायु उपस्थित है वो बाहर निकाल दी जाती है। गैसों के इस विनिमय को हम इस चित्र के इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर नासक छिद्र के द्वारा वायु प्रवेश कर जाती है। कुछ जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर ही रुक जाते हैं नासा गुहा में और वायु जो है वो फेरिंग्स में पहुंचती है। फेरिंग्स के बाद वह वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स और लैरिंग्स से होते हुए ये ट्रैकिया में पहुंचती है। ट्रैकिया के बाद ये श्वसनी में पहुंचती है। श्वसनी से श्वसनिका, श्वसनिका में पहुंचने के बाद ये जो वायु है वह ब्रैंकियोलाई से आगे चलकर कूपिकाओं में पहुंच जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कूपिकाएं हैं। जिस तरह से अंगूर के गुच्छे होते हैं उसी तरह से कूपिकाएं होती है। ये पूरी प्रक्रिया जो है वह डायफ्राम के संकुचन और शिथिलन के कारण होती है। डायफ्राम से जुड़ी हुई जो पेशियां हैं उनमें संकुचन और शिथिलन होता है। इसके द्वारा फेफड़ों का फूलना और पिचकने की क्रिया होती है। जब फेफड़ों में वायु प्रवेश कर जाती है तो यह एल्वियोलाई तक पहुंचती है। यहाँ हम देख रहे हैं एल्वियोलाई के चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल है और जब वायु इन रक्त केशिकाओं में पहुंचती है तो वायु में उपस्थित एल्वियोलाई की जो वायु है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन जो है वो विसरण के द्वारा इन रक्त केशिकाओं में बहने वाले रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिल जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। इसी दौरान रक्त केशिकाओं में उपस्थित रक्त में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कूपिकाओं में पहुंचा दिए जाते हैं। कूपिकाओं में जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो
यहाँ से ये नलिका के द्वारा ट्रैकिया में पहुंच जाते हैं और ट्रैकिया से फिर नासा छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये है श्वसन की क्रियाविधि। आइए अब हम श्वसन संबंधी आयतन व क्षमताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रवाही आयतन, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम भी कहते हैं। वायु का वह आयतन जो एक श्वासोच्छ्वास से लिया गया व छोड़ा जाता है, यह वायु के उस आयतन को व्यक्त करता है जो एक श्वासोच्छ्वास के दौरान पूरे श्वसन तंत्र में स्थानांतरित हो जाती है। इसे हम टीवी के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है अंतर श्वसन सुरक्षित आयतन, जिसे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV भी कहते हैं। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतर श्वसित करता है, उसको हम अंतर सुरक्षित आयतन कहते हैं। अगला है निश्वसन सुरक्षित आयतन, इसको हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV भी कहते हैं। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वसित करता है, निश्वसन सुरक्षित आयतन कहलाता है। अगला है अवशिष्ट आयतन, जिसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम या RV भी कहते हैं। वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में रह जाता है, उसको हम अवशिष्ट आयतन कहते हैं। उपरोक्त आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसीय क्षमताएं निकाली जाती हैं, जिन्हें नैदानिक उद्देश्यों के में उपयोग किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं क्षमताओं की। अंतर श्वसन क्षमता, जिसे हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं और इसको हम IC से प्रदर्शित करते हैं। सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतर श्वसित कर सकता है, उसको हम अंतर श्वसन क्षमता कहते हैं। यह प्रवाही आयतन और IRV के योग के बराबर होती है। अगला है निश्वसन क्षमता, जिसको हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी या EC भी कहते हैं। सामान्यतः अंतर श्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जो व्यक्ति निश्वसित करता है, उसको हम निश्वसन क्षमता कहते हैं। यह प्रवाही आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन के योग के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं क्रियाशील अवशिष्ट आयतन, जिसे हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC भी कहते हैं। सामान्यतः निश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, उसे हम क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जैव क्षमता, जिसे हम वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं, जिसको हम BC से प्रदर्शित करते हैं। बलपूर्वक निश्वसन उपरांत वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वसित करता है, वह जैव क्षमता कहलाती है। अगली जो क्षमता है वह है फेफड़ों की कुल क्षमता, जिसको टोटल लंग कैपेसिटी भी कहा जाता है और हम इसे TLC से प्रदर्शित करते हैं। बलपूर्वक निश्वसन उपरांत फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा को हम फेफड़ों की कुल क्षमता कहते हैं। आइए अब हम इस चित्र के माध्यम से क्षमताओं और आयतन के संबंध को जानते हैं। यहाँ पर आप इस ग्राफ में चित्र में देख रहे हैं, यह है प्रवाही आयतन। इस प्रवाही आयतन के अतिरिक्त वायु की वह मात्रा जो कि हम इस टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त अंतर श्वसित करते हैं, उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसके बाद में अगली है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह वायु की वह मात्रा है जो सामान्य अंतर श्वसन के पश्चात प्रवाही आयतन के अतिरिक्त फेफड़ों से बलपूर्वक निश्वसित की जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। यह वॉल्यूम या यह आयतन जो है, यह वायु की वह मात्रा है जो निश्वसन के उपरांत भी फेफड़ों में बची रह जाती है। आइए अब हम बात करते हैं
धारिताओं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पिरेटिव कैपेसिटी। यह क्षमता जो है अंतःश्वास धारिता या अंतःश्वास क्षमता, जिसमें हम देख रहे हैं प्रवाही आयतन प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का योग जो होता है वो होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसके बाद हम देख रहे हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो निश्वसन सुरक्षित वॉल्यूम है और अवशिष्ट वॉल्यूम, इसके योग को हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। इसके बाद आती है जैव क्षमता की बात। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैव क्षमता क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के योग को हम वाइटल कैपेसिटी या जैव क्षमता कहते हैं। आइए अब हम यहाँ देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी को, जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम का योग। तो यहाँ हमने फेफड़ों की क्षमता और उनकी धारिता को देखा। अब हम बात करते हैं गैसों का विनिमय की। तो गैसों का विनिमय जो है उसका मुख्य स्थान होता है कूपिकाएं। कूपिकाएं गैसों के विनिमय के प्रथम स्थल हैं, क्योंकि नासा पथ की जो नासा गुहा है, ग्रसनी, ट्रैकिया और ब्रैंक्यूल्स और ब्रैंक्यूल्स और ब्रोंकियाई, ये सारे भाग जो हैं ये कहीं पर भी इन किसी भी भाग में गैसों का विनिमय नहीं होता। गैसों का विनिमय केवल कोशिकाओं में ही होता है। गैसों का विनिमय ऊतक और रक्त के बीच होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय दाब व सांद्रण प्रवणता के आधार पर विसरण के द्वारा होता है। बच्चों, विसरण तो आप जानते ही होंगे। विसरण अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के और अणुओं का गमन विसरण कहलाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के गैसों का विसरण उनकी सांद्रता के आधार पर होता है। यहाँ पर पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वायुमंडलीय वातावरणीय वायु में जो इसकी मात्रा है वो होती है 159 और वायु कूपिकाओं में इसकी जो मात्रा है वो है 104 और अनाक्सीकृत रक्त में 40 और ऑक्सीकृत रक्त में 95 और ऊतक में है 40। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन जो है वायु कूपिकाओं में पहुंच जाती है। वायु कूपिकाओं की जो दीवारें हैं जिनमें कि अनाक्सीकृत रक्त बह रहा है, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण विसरण के कारण यह उस रक्त में पहुंच जाती है। अब इस रक्त का ऑक्सीकरण हो जाता है और ये जो रक्त है ऑक्सीकृत रक्त, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की मात्रा ऊतक में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का विसरण होता है, ऑक्सीजन का विसरण यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊतकों में उसकी मात्रा रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से अधिक होती है। तो विसरण जो है ऊतक से रक्त केशिकाओं में, रक्त केशिकाओं में जहां पर कि अनाक्सीकृत रक्त बह रहा है वहां पर इनकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक हो जाती है। वायु कूपिकाओं में इसकी मात्रा कम होती है, अतः यहाँ से विसरण के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आती है और इस तरह से वायुमंडल में पहुंच जाती है। इस तरह से गैसों का विनिमय विसरण के द्वारा होता है। इस चित्र के माध्यम से हम पूरे पथ को देखते हैं। यहाँ पर वायु का अंतःश्वसन हो रहा है। अंतःश्वसित वायु जो है उसमें का ऑक्सीजन उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में है, ऑक्सीजन अधिक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर एल्वियोलाई में आने के बाद यह रक्त केशिकाओं में पहुंच जाती है और यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और यह शुद्ध रक्त जो है वो हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचता है। बाएं अलिंद से यह बाएं निलय में और यहाँ से
सिस्टेमिक धमनी के द्वारा होते हुए ये ऊतकों में पहुंच जाता है। ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और यहाँ पर भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, जिसके कारण यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ रक्त प्रवाह में आ जाती है और सिस्टेमिक शिरा के द्वारा यह दाएं अलिंद में और वहां से फिर दाएं निलय में और फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा यह एल्वियोलाई में पहुंच जाती है और यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह पथ होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवाह का। यहाँ पर हम एक एल्वियोलाई देख रहे हैं। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं एल्वियोलाई की दीवार जो है ये पतली एपिथेलियम की बनी होती है। उसी तरह से रक्त केशिकाएं जो हैं उनकी रक्त वाहिकाओं की दीवार भी पतली झिल्ली के समान सदृश संरचना की बनी हुई होती है। यहाँ पर रक्त बह रहा है, रक्त का प्रवाह है, वायु एल्वियोलाई में प्रवेश करती है और यहाँ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन रक्त प्रवाह में पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं गैसों के विनिमय। मुख्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, इन्हीं दो गैसों का विनिमय भी होता है और यह परिवहन जो होता है वो रक्त के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन का 97% लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा परिवहित होता है, 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के द्वारा परिवहित होती है, जबकि 20 से लेकर 25% कार्बन डाइऑक्साइड लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा परिवहित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक प्रतिशत 70% बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है। 60% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के द्वारा परिवहित की जाती है। आइए हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ऊतकों में उच्च कार्बन डाइऑक्साइड व निम्न ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड बंधता है, जबकि कूपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न और ऑक्सीजन उच्च मात्रा में होने के कारण कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड वियोजित होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सांद्रताओं के आधार पर वियोजित होती है। जब कभी भी ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न होती है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है, और जब कभी भी कार्बन की सांद्रता कम होती है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से वियोजित होकर अलग हो जाता है। अधिकांश मात्रा में कार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है और कूपिकाओं तक इनको पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के परिवहन की। कूपिकाओं में उच्च ऑक्सीजन और निम्न कार्बन डाइऑक्साइड, कम हाइड्रोजन आयन सांद्रता व निम्न तापक्रम होता है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। जबकि ऊतकों में निम्न ऑक्सीजन, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड, उच्च हाइड्रोजन सांद्रता व उच्च तापक्रम होने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होता है, और जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होता है ऑक्सीजन अलग और हीमोग्लोबिन अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो संयोजन है, हीमोग्लोबिन की जो संतृप्ति है और ऑक्सीजन का जो तनाव है, उसके मध्य एक संबंध होता है जिसका ग्राफीय निरूपण एक एफ के आकार में सिग्माइड कर्व के द्वारा होता है, जो कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। इसे हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र भी कहते हैं। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन
कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजित हो जाता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। अब हम बात करते हैं श्वसन के क्रिया के नियमन की। तो श्वसन क्रिया का नियमन तंत्रिकाओं के द्वारा होता है, इसलिए हम इसको तंत्रिकीय नियमन कहते हैं। श्वसन का नियमन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के श्वास केंद्र के द्वारा होता है। यह केंद्र है मेडुला ऑब्लोंगेटा व पॉन्स। फेफड़ों में वायु का जब प्रवेश होता है तब मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो अंतःश्वसनीय केंद्र है वहां से आवेग उत्पन्न होते हैं और अंतरापर्श्विकीय तंत्रिकाओं के द्वारा ये आवेग अंतरापर्श्विकीय पेशी और डायफ्राम में पहुंचा दिए जाते हैं। वहां पर पहुंचने पर इनमें संकुचन होता है और वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्षीय गुहा के आयतन में वृद्धि होने से फेफड़ों में के आकार में उसके आयतन में वृद्धि होती है और वायु फेफड़ों में भर जाती है और अंतर्श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। फेफड़ों से वायु का जब निष्कासन होता है तब निश्वसन केंद्र जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित है और न्यूमोटॉक्सिक केंद्र जो कि पॉन्स में स्थित होता है, इन दोनों केंद्रों से आवेग उत्पन्न होते हैं जो कि अंतरापर्श्विकीय पेशी में शिथिलन व डायफ्राम में शिथिलन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वक्षीय गुहा के आयतन में कमी आ जाती है और फेफड़ों से वायु बाहर छोड़ दी जाती है और यहाँ पर निश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से तंत्रिकाओं के द्वारा श्वसन की क्रिया का नियमन होता है। आइए बात करें हम रासायनिक नियमन की। तो श्वास केंद्र कार्बनिक अम्ल के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है, अर्थात रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता श्वसन को प्रभावित करती है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से श्वसन दर में वृद्धि हो